हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन क्या समझेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे या उसका जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब आप इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपके पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो अपन कंसेप्ट यूज में लेते हैं वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये अपन ने कोई एक कंडक्टर कंसीडर किया है और इस कंडक्टर को किसी टाइम पे अपन ने ये कोई चार्ज दे रखा है। अब अगर अपन इस कंडक्टर पर चार्ज को इंक्रीज करना चाहेंगे तो अपन जानते हैं कि इस कंडक्टर पर ये जो चार्ज आया है, इस चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल डेवलप होगा और पोटेंशियल डेवलप होगा तो नया चार्ज लाने के लिए, यानी कि ये कोई अपन नया चार्ज है वो इस पे क्या करना चाहते हैं, अपन सप्लाई करना चाहते हैं। तो इस चार्ज के कारण इस पे क्या होगा, रिपल्सन होगा और रिपल्सन होगा तो अपन कहेंगे कि इस चार्ज को इस पे सप्लाई करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क क्या करेगा, आपके पास जो आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपके पास। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जब अपन किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसपे पहले से अवेलेबल जो चार्ज है वो आने वाले नए चार्ज को रिपेल करता है और इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट अपन को क्या करना पड़ता है, वर्क। और यही वर्क क्या करता है, आपके पास उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कर देता है। तो आप ये कहोगे कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर अपन किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो उसी रेशियो में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज Q दिया जाए और उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट V हो तो आपका Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा किसके, V के। दोबारा समझना बच्चों कि अपन ने ये कहा कि ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे पहले चार्ज था, अब अपन नया चार्ज अगर इस पे इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन होगा तो इस नए चार्ज को इस पर लाने के लिए अपन को चार्ज के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीमेंट करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि कंडक्टर को जब अपन चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में उसी रेशियो में इंक्रीमेंट होता है जिस रेशियो में अपन चार्ज देते हैं। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल के। अब जैसे ही अपन ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को लिखा जाता है C से। अब आपके पास ये जो कांस्टेंट C आया है, इस कांस्टेंट C को नाम दिया जाता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम होता है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। दोबारा समझना बच्चों कि आपने जैसे ही ये ऊपर वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन किया तो उसमें आपने ये देखा कि आपके पास ये जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला किसके, C के। और Q डायरेक्टली V के, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V आया तो आप यहां से ये कह सकते हो कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं अपन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहां से आप ये लिख सकते हो कि आपके पास C इक्वल टू निकल कर आया Q अपॉन में V। अब अगर मैं यहां पे V इक्वल टू 1 वोल्ट लूं तो आप ये कह सकते हो कि C इक्वल टू किसके इक्वल आया, आपका Q के। और C इक्वल टू Q के इक्वल आया तो आप ये कह सकते हो
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of a conductor is numerically equal to charge which rises potential of conductor by unity। क्या सीखा बच्चों आपने? आपने ये सीखा कि सर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आपके पास V के है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते तो कांस्टेंट आता C, जिसको आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कह सकते हो। इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं C इक्वल टू होगा Q बाई V। अगर V को 1 वोल्ट करें तो C किसके इक्वल निकल कर आता है? Q के। और इसको अगर अपन डिफाइन करें सेंटेंस की फॉर्म में तो आप ये कह सकते हो कि कैपेसिटेंस है वो चार्ज के इक्वल है, जो क्या कर देता है किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 यूनिट से क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपका चार्ज है वही कंडक्टर का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रखना आपको कि आपका अगर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में आपको पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, तो आप ये कहोगे कि किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली उस चार्ज के इक्वल होता है जो चार्ज के पोटेंशियल कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 यूनिट से क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मीनिंग हुआ। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो क्या काम करता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो क्या काम करता है? डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपके पास किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको डिफाइन कौन करता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तब आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट तो यहां से ये सीखे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपने यहां से सीखा कि किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकली उस चार्ज के इक्वल होता है जो उसके पोटेंशियल में यूनिट वैल्यू से क्या करता है? इंक्रीमेंट करता है। और थर्ड पॉइंट आपने ये सीखा कि आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो क्या डिटरमाइन करता है? आपके पास किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है वो अपन किससे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की हेल्प से डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें? तो आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को C से लिखते हैं, न्यूमेरिकली Q के इक्वल होता है जो उसके पोटेंशियल में यूनिटी की इंक्रीमेंट कर दे। और तीसरा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी डिफाइन की जाती है आपके पास। क्लियर है ये तीनों पॉइंट? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक बच्चों आपने क्या समझ लिया कि फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने ये समझा कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट अपन ने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली चार्ज के इक्वल होता है जो किसी कंडक्टर के पोटेंशियल में यूनिट वैल्यू से इंक्रीमेंट कर देता है। थर्ड पॉइंट अपन ने ये सीखा कि किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो उसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को क्या करता है? डिफाइन करता है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका
कि अपन ने ये पढ़ा Q इक्वल टू क्या होता है, CV के इक्वल होता है। और Q इक्वल टू CV आया तो आप यहां से Q का V के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, यानी वर्टिकल में तो अपन ने Q लिया, हॉरिजॉन्टल में V लिया, तो आपकी इसकी जो लाइन है वो आपका ग्राफ है वो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो आप कह सकते हो कि QV ग्राफ फॉर ए कंडक्टर वो क्या होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन होगा तो यहां आपका एक एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो आप लिख सकते हो कि जो क्यूबी ग्राफ है उस क्यूबी ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ क्यूबी ग्राफ वो किसके इक्वल होता है, एम के। और एम को लिखा जाता है टेन थीटा, और टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हॉरिजॉन्टल बेस या वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में Q है, हॉरिजॉन्टल में V है, और Q बाई V है वो किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, फोर्थ पॉइंट, कि आपके पास जो ग्राफ की शेप होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और ग्राफ का जो स्लोप होता है वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो अपन कह सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, कि आपका जो C है उस C की यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप इसके फॉर्मूले को विजुअलाइज करोगे तो आप देखोगे C इक्वल टू Q अपॉन में V। Q की यूनिट होती है कूलाम और V की यूनिट होती है आपकी वोल्ट। तो इसकी SI यूनिट है, वो SI यूनिट है आपके पास क्या निकल कर आई, कूलाम पर वोल्ट। और इस कूलाम पर वोल्ट को आप एक नाम देते हो फेराड, जिसको F से लिख लेते हो बच्चों। एक आता है फेराडे, फेराडे चार्ज की यूनिट होगी, और फेराड है वो आपके पास किसकी यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट होगी। तो ये तो हो गई इसकी SI यूनिट, और ये SI यूनिट होती है वो क्या होती है, लार्ज यूनिट होती है। अब लार्ज यूनिट है तो इसकी कुछ और यूनिट मिलेगी, और कुछ और यूनिट में आपके पास एक तो आएगा MF, और इस MF को कहते हैं अपन मिली फेराड। दूसरा आएगा म्यू एफ, इस म्यू एफ को कहते हैं अपन माइक्रो फेराड। फिर आएगा आपके पास NF, इसको कहते हैं अपन नैनो फेराड। फिर आएगा PF, इसको कहते हैं पिको फेराड। तो बच्चों आपके पास फेराड के अलावा जो यूनिट होती है वो आपके पास ये यूनिट देखने को मिलेगी। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 1 मिली फेराड है उसमें आपका 10 की पावर -3 फेराड होता है। ऐसे आपका 1 माइक्रो फेराड है उसमें 10 की पावर -6 फेराड होता है। 1 NF यानी नैनो फेराड में 10 की पावर -9 फेराड होता है, और 1 PF यानी कि पिको फेराड में 10 की पावर -12 फेराड होता है। तो बच्चों फिफ्थ पॉइंट आपने ये सीखा कि आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है वो आपके पास क्या मिलती है, फेराड, और अदर यूनिट है आपका मिली, माइक्रो, ये मिल सकती है। तो ये तो इसकी यूनिट की बात हुई। अब अगर अपन इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो आप लिखोगे सर C इक्वल टू हम जानते हैं Q अपॉन में V, और V को आप W बाई क्यू भी लिख सकते हो। तो अगर W बाई क्यू लिखें तो आप यहां से C इक्वल टू निकल सकते हो W अपॉन में Q स्क्वायर अपॉन में W यहाँ क्या आपको बच्चों, वर्क आपका क्या होता है W से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां से C की जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है उसमें एक तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक वर्क का हो गया m1 L2 T-2।
चार्ज का हो गया 80 और उसकी पावर 2 है तो पावर 2 लगा दी। सोल्व करोगे तो यहां से आएगा m-1 l-2, ये t-2 पर जाके t+2 हो गया तो t4 और ये a2। तो अगर आपको c का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो c का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m-1 l-2 t4 और a2। ये आपके पास इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात हो गई। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो अब आपके पास यहां से ये कह सकते हो कि जो 6th पॉइंट है वो आपके पास हो गई डिपेंडेंस से रिलेटेड। कह सकते हो कि डिपेंडेंस ऑफ सी है वो क्या होती है। तो डिपेंडेंस ऑफ सी में पहली जो डिपेंडेंस है वो आप कह सकते हो कि शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, यानी आपका एक तो ये डिपेंड करता है शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे कि आपका जो कंडक्टर है वो किस तरीके का है। सेकंड आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम इन विच कंडक्टर प्लेस्ड, यानी कि आपका ये उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है जिसमें आपका कंडक्टर है वो क्या करता है पुट किया हुआ होता है। और तीसरा आपका डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर इट, यानी कि आपका किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है वो 3 टाइप की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। पहला आता है शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे। सेकंड आता है आपके पास नेचर ऑफ मीडियम इन विच कंडक्टर प्लेस्ड, यानी कि जिस जगह पे जैसे अगर वैक्यूम में रखा तो अलग कैपेसिटेंस मिलेगा, वहीं अगर किसी वाटर में ऑयल में किसी और मीडियम में रखा तो कैपेसिटेंस अलग मिलेगा। और तीसरा आप कह सकते हो कि उस कंडक्टर की प्रेजेंस पे भी डिपेंड करेगा जो उसके पास रखा जाएगा आपके पास। जैसे मान लो कि आपके पास एक स्पेयर है उसके पास कोई दूसरा स्पेयर रखेंगे तो भी उसका कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो बच्चों आपने 3 पॉइंट में तो पहला पॉइंट सीखा कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट आपने ये सीखा कि आपका जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो न्यूमेरिकली उस चार्ज के इक्वल होता है जो कंडक्टर के पोटेंशियल में यूनिट वैल्यू से इंक्रीमेंट कर देता है। थर्ड पॉइंट अपन ने सीखा कि ये आपकी किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को डिफाइन करता है। फोर्थ पॉइंट अपन ने सीखा कि क्यूबी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होती है जिसका स्लोप है वो सी के इक्वल होता है। फिफ्थ पॉइंट अपन ने सीखा कि एसआई यूनिट फेराड होती है और अदर यूनिट आपके पास मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड और पिको फेराड हो सकती है। उसके बाद में सीखा कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला m-1 l-2 t4 और a2 है और इसको निकालने के लिए अपन को एक तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए एक वर्क का। और सिक्स्थ पॉइंट अपन ने सीखा कि इसकी जो डिपेंडेंस है वो क्या होती है कि एक तो ये कंडक्टर की शेप और साइज पे डिपेंड करता है। और उसका अगला पॉइंट अपन ने ये सीखा कि ये आपका उस कंडक्टर के मीडियम पे भी डिपेंड करेगा जिसमें कंडक्टर को रखा जाता है। और लास्ट आपने ये देखा कि इसकी जो प्रेजेंस है वो किस पे डिपेंड करती है किसी दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंस पे भी डिपेंड करती है। लास्ट पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ 1 फेराड, यानी आपकी 1 फेराड है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो आपने ये सीखा कि सर फेराड इज इक्वल टू होता आपका कूलाम अपॉन में वोल्ट। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि 1 फेराड है
वो आपका 1 कूलाम अपॉन में 1 वोल्ट के इक्वल हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of a conductor is equal to 1 coulomb charge is equal to 1 farad if by giving 1 coulomb charge potential rises by 1 वोल्ट। क्या मीनिंग हुआ बच्चों कि अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है तो आप ये कहोगे कि कंडक्टर की जो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल होगा, 1 फेराड के इक्वल होगा। तो बच्चों ये टोटल मिला के 7 पॉइंट्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड डिफाइन किए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या आया, पहला पॉइंट आपका ये आया कि इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। दूसरा C Q के इक्वल होता है। तीसरा अपन ने कहा ये चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को डिफाइन करता है। फोर्थ पॉइंट पढ़ा QV ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है जिसका स्लोप C के इक्वल होता है। सिक्स्थ पॉइंट पढ़ा SI यूनिट है वो आपके पास फेराड होती है और आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। सिक्स्थ पॉइंट अपन ने ये पढ़ा कि आपके पास इसकी जो डिपेंडेंस है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। लास्ट देखा अपन ने 1 फेराड की डेफिनेशन क्या होती है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।